हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी पर ख़त्म किया था। बैटल ऑफ प्लासी हमने डिस्कस कर लिया था। रॉबर्ट क्लाइव, कलकत्ता वगैरह ये सब कर लिया था। इसमें कुछ प्रीवियस लेक्चर से हम कुछ चीज़ें जोड़ेंगे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव से पहले अंग्रेज़ों ने जो व्यापारिक कोठी बनाई थी, कहाँ, कलकत्ता में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की था, उस जो किला बनाया था, फोर्टिफिकेशन किया था, उसको फोर्ट विलियम जोन्स बोला जाता है आज। फोर्ट विलियम जोन्स के नाम से वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में बच गया था। 1757 की बात है। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां के पोते थे। तो 1757 में ये जब बचे, 23 जून की बात है ये, तो ये इस युद्ध से हार तो गए, हार कर ये बचकर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। लेकिन दौड़ते वक्त मैंने आपको बताया था मीर जाफर के बेटे थे मीरन, उनका नाम था मीरन। मीर जाफर का लड़का था मीरन। इसने इनको दौड़ते हुए पकड़ लिया और इनको असिसिनेट कर दिया, वहां मार दिया इनको, भागते हुए को, यानी युद्ध के कुछ एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में ऐसे इनको मार दिया था। हारे क्यों थे ये? क्योंकि प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों और बंगाल के नवाब की सेनाएं आमने सामने हुई, तो उस समय उससे गद्दारी की थी मीर जाफर ने और राय दुर्लभ ने। राय दुर्लभ उस समय के बहुत बड़े धनाढ्य लोग थे। तो उन गद्दारों ने बहुत सारी सेना को उतरने नहीं दिया मैदान में, और रिजल्ट हुआ कि नवाब की सैनिक हार गए। ये रहा प्लासी का युद्ध। अब हम प्लासी के युद्ध की बाद की चीजें डिस्कस करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद में, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने बोला था कि आपको नवाब बना देंगे, तो अंग्रेजों ने वैसा ही किया, वादा खिलाफी नहीं किया, अच्छा काम किया। यहाँ तो अच्छा मतलब जबान के हिसाब से कि वो अपनी जबान पे आए, अच्छा थोड़ी था। मीर जाफर को बना दिया उन्होंने। लेकिन मीर जाफर भी इनसे जल्दी तंग आ गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बढ़ती हुई जा रही थी। इसको हम एक चीज से डिस्कस करते हैं, फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं आपको ना। 1733 में हुआ क्या था? 1733 में जो नवाब ऑफ बंगाल थे, मुर्शिद कुली खां, उन्होंने लिखा था कि जब अंग्रेज 1733 में फरमान लेके आए थे, आदेश लेके आए थे मुगल एम्परर का, तो वो बड़े ही अदब से और बहुत ही शांत तरीके से नवाब से रिक्वेस्ट करते थे कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दो जिसमें हम हमारा किला बनाएं और हमारी ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी को हम कर सकें। यानी उनका लहजा देखिए। कुछ समय बाद में अंग्रेजों को वो जमीन दे दी गई और मना भी कर दिया गया, तो भी रातों रात उन्होंने बनाया, फोर्टिफिकेशन किया, विदेशों से अपने व्यापारी बुलाए और फोर्टिफिकेशन कर कर चारों तरफ क्या लगा दी? आर्म्स, बंदूक वगैरह लगा दी चारों तरफ वॉल पे, ताकि कोई उसमें आ ना सके। तो ये अंग्रेजों की रणनीति का एक भाग था कि किस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे चीजों को अपना बनाया। अब वापस आते हैं हमारे मीर जाफर पर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने वादे के हिसाब से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। घोषित करते ही अंग्रेजों ने मीर जाफर से इनाम यानी प्राइज मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका बैठा हुआ था तो मनमर्जी करेंगे, अंग्रेज तो लालची थे। उन्होंने इनाम मांगना शुरू कर दिया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, रेवेन्यू राइट्स क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे। पहले आपको मैप में थोड़ा सा दिखा देते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कैसे उन्होंने अपने कब्जे में किया, ये देखना है। ये रहा मैप। ये बंगाल पूरा, बिहार का ये पार्ट, उड़ीसा का ये पार्ट। यहाँ अंग्रेजों का राज हो गया। कब से? 23 जून 1757 को, जब उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया। रेवेन्यू राइट्स ये होते हैं कि इस एरिया की पूरी दीवानी का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो यहाँ कोई प्रोडक्शन होगा, उससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स वगैरह, तो वो ये लेंगे। इसके अलावा उसमें हिस्सा लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। इसके अलावा यहाँ मुक्त
व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी में किसी प्रकार का इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये होता है रेवेन्यू राइट्स। तो मुक्त व्यापार का निर्बाध अधिकार मिल गया। इसके अलावा कलकत्ता, ये बंगाल में 24 परगना, आप लोकेट करना, 24 परगना एक प्रांत है, उसकी जमींदारी भी उनको मिल गई। अब सुनो, उसके बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। मीर जाफर से अंग्रेज कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में 1,70,00,000 रुपए दिए थे उस समय। 1,70,00,000 रुपए हिस्टोरियन बताते हैं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा बुक्स में और हमारी जो हिस्टोरियन लिखे हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दुनिया भर की रिश्वत दी गई, दुनिया भर की प्राइज वगैरह दी गई। उदाहरण आप के लिए आप देखें तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव को अकेले को बहुत पैसा दिया गया था। इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसकी वो कैसे नवाब से नवाब बना था, ये सब चीज़ें हम आगे से डिस्कस करेंगे। प्लासी का युद्ध जो था वो बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का रहा। क्यों? क्योंकि इससे अंग्रेजों के रास्ते खुल गए, अंग्रेजों के भारत के लिए रास्ते खुल गए। ये पहली जीत थी, हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ तक घुस गए अंग्रेज, अब आगे किस तरह से इन्होंने जीता पूरे भारत को, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस साल में, यही पूरा डिस्कस करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अंग्रेजों की जो इमेज थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई। और अंग्रेजों ने, इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत पर प्रभुत्व या भारत पर अपना रूल एस्टेब्लिश करने की लाइन में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय एक वैकेंसी बनी हुई थी, आप देख रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट हो रखा था कि कोई प्रॉपर लीडर नहीं मिल पा रहा था। जब से औरंगजेब मरे थे, डेथ किए थे, उसके बाद में कोई लायक लीडर नहीं आ पाया था। इस वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया था भारत की लीडरशिप के लिए। तो अंग्रेज भी इस लाइन में खड़े हो गए थे, मराठे भी लाइन में थे, आपके हैदराबाद के निजाम भी थे, और इधर आपके सिख सरदार भी थे, और राजस्थान से राजपूत और जाट राजा भी थे, और इधर से फिर अंग्रेज भी इसमें बढ़ते चले गए। तो कैसे कैसे अंग्रेजों ने इन एक एक को फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से किस तरह से अलग किया, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके कंपटीटर थे फ्रांसीसियों को भी बड़ा आघात लगा जब बंगाल में उन्होंने अपनी जीत कर ली। तो अब इसमें हम देखेंगे मीर जाफर का रोल। मीर जाफर को गद्दी जो मिली थी वो किससे मिली थी? अंग्रेजों की हेल्प से। इंग्लिश जो लोग थे, इंग्लिशर्स या ब्रिटिशर्स या फॉरेनर जो लोग थे, उनकी मदद से गद्दी मिली थी। लेकिन वो जल्द ही इस सौदे पर पछताने लगा। मीर जाफर को दुख हुआ इस बात का कि मैंने गलत किया, लेकिन वही बात है ना, अब पछतावत क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बहुत चीज़ें हो गई। कंपनी की जो लालच की सीमा थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। कंपनी के अधिकारी विभिन्न प्रकार से, अलग अलग रूप से नवाब पर दबाव बनाते थे कि हमें अलग अलग प्रकार की रेवेन्यू राइट्स, कुछ रेवेन्यू, कुछ गिफ्ट्स, कुछ पैसे इनाम देते रहे। तो अंग्रेजों की ये एक मोटो बन गया था कि जितना लूट सकते हो ना, लूट लो इनको। मीर जाफर, हम इससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले आपने देखा कि अंग्रेजों का रोल था एक ट्रेडर। तो अंग्रेज क्या करते थे कि यहां से माल खरीदते थे, इंडिया से माल खरीदा और अपने यूके ले गए, यहाँ से माल सस्ता खरीदते थे, वहाँ बेचते थे। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जब यहाँ से कोई चीज़ खरीदेंगे तो कुछ तो पैसा देंगे, कुछ तो चीज़ देंगे। तो ये कुछ तो लेके आते थे अपने मशीन से बने हुए कपड़े, लेकिन कपड़े यहाँ compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ कपड़े हाथ से बनाए जाते थे जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छे होते थे, महंगे होते थे लेकिन अच्छे होते थे, तो लोग इनको प्रेफर करते थे। तो लोग, ये अंग्रेज क्या करते थे, बदले में यहाँ गोल्ड और सिल्वर दिया करते थे, गोल्ड और सिल्वर। कब की बात कर रहे हैं हम? 1757 से पहले की बात में।
इसीलिए तो इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि अफ्रीका का सोना किस तरह से यहाँ आता था, आगे की क्लासों में और सिखाएंगे आपको। लेकिन इसके बाद में स्थिति उलट होती होती चली गई। फिर सोने की चिड़िया को लूटा गया, जितना लूटना जाना था लूटे गए, ये कंडीशन हुई थी। तो कंपनी, वापस वहीं आते हैं, कंपनी के जो अधिकारी थे उनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। उनका ये मानना था कि हमारे हाथ तो एक कामधेनु गाय लग गई है, जितना इसको धो सकते हो धो लो, जितना इसका एक्सप्लॉइटेशन करना है कर लो। इतना तक हो गया कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। यह 3 जगह वो अलग अलग अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करके रखते थे। तो यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होता था कि यहाँ की जो एक्टिविटी थी उनको भी पूरा करते थे। एक्टिविटी किस प्रकार की, जैसे ये रहते थे तो सैनिक भी रखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च भी होता था, खाने पीने के लिए रसल, दुनिया भर का पैसा चाहिए था। तो यहाँ से पैसा लेके और यहाँ उसकी पूर्ति की जाती थी। इतना मीर जाफर इतना कामधेनु गाय की तरह उनको हाथ लग गया। लेकिन जल्द ही ये परेशान हो गया, अंग्रेज भी इससे परेशान हो गए, क्योंकि ये नानुकुर करने लग गया। इसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट लिखते चलो, प्रोटेस्ट। जब इसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने देखा कि ये मीर जाफर जो है ये काम का नहीं रहा। फिर इन्होंने इसकी जगह बिठाया मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम जो थे वो मीर जाफर के दामाद थे, इनके दामाद थे वो। तो इनको बिठाया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से संपर्क अच्छे बना लिए। तो मीर जाफर को बड़ा पछतावा लगा। लेकिन मीर कासिम को बनाया गया था 1760 में। फिर भी 2-3 साल तो ही रहे मीर जाफर। मीर कासिम ने अंग्रेजों की गुलामी के चक्कर में, यानी क्योंकि इन्होंने बैठाया था, इसका पपेट था, तो इन्होंने जो आसपास के और भी जिले थे ना, जैसे चटगांव, मिदनापुर, इनकी दीवानी भी इनको दे दी और दुनिया भर के पैसे भी इनको दिए। फिर भी इसके बावजूद भी अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वह भी अंग्रेजों की चाल समझने लग गया और अंग्रेज भी इसकी चाल को भांप गए। अंग्रेज भी इसकी चाल को भांप गए। तो मीर कासिम को जब ये सब टसल होने लगी, कन्फ्लिक्ट होने लगा, डिटेल में पढ़े तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसका एक रिजल्ट हुआ कि इसको 1763 में हटा दिया गया फिर से गद्दी से, और फिर से मीर जाफर को बिठा दिया गया। फिर से मीर जाफर को बिठा दिया गया। अब इम्पोर्टेंट चीज 1763 में पहुंच गए। अब बाजी आती है 1764 की। 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर बैटल। सबसे पहले तो ये इसके फीचर्स देख लो, कौन कौन था इसमें। इसमें थे एक तो मीर कासिम जी, मीर कासिम, इसके अलावा मुगल एम्परर शाह आलम कौन से? सेकंड। इससे पहले भी शाह आलम हो चुके थे, वो योग्य थे, इससे थोड़े से कैपेबल थे। इसके अलावा एक थे सुजाउदौला, हिंदी में लिख दे रहा हूं, सुजाउदौला। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला तो पहुंच चुके थे, सिराजुद्दौला को तो मीर ने मार दिया था ना, मीर जाफर के बेटे ने। इन्होंने बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया। सिराजुद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। अवध कहाँ था बता देता हूँ। अवध जो था वो आपका ये जौनपुर, मिर्जापुर और वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी का कुछ एरिया, ये देखो ये पूरा एरिया आपको नजर आ रहा होगा, इसको अवध बोलते थे। यहाँ तक तो अंग्रेज आ ही चुके थे। अब अंग्रेज आएंगे तो कन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? यहाँ, क्योंकि ये तो घुसने नहीं देगा यहाँ, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और विदेश से रीइंफोर्समेंट मंगा ली उन्होंने। तो सीधा इनका कन्फ्लिक्ट इससे हो गया। अंग्रेजों ने इसकी जो दिल्ली में बैठा शाह आलम था उसकी जो अथॉरिटी थी उसको भी चैलेंज किया। हालांकि उसकी अथॉरिटी को नवाब भी लोकल लेवल पर चैलेंज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने लेवल पे नहीं था जितना अंग्रेजों ने किया। तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, मीर कासिम भी एक हो गया।
बक्सर में आ गए। बक्सर यहाँ एक जगह है, आप मैप में देखेंगे, इसमें शो नहीं कर रहा, लेकिन बक्सर बिहार में एक जगह है, वहाँ आकर इनमें युद्ध हुआ। युद्ध का रिजल्ट क्या होगा जरा सोचिए। रिजल्ट का युद्ध ये हुआ, युद्ध का रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज लिखूंगा मैं ना, अंग्रेज जीत गए। इसमें अंग्रेजों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, प्लस ही प्लस में रह गए वो। इस युद्ध को यदि बोला जाए, ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध ने बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पैदा कर दी। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों ने सिजाउद्दौला और शाह आलम और आपका मीर कासिम संयुक्त, इनकी जो कंबाइंड सेना थी उनको हराया था। तो इससे इनकी जो प्रतिष्ठा थी, इनकी जो श्रेष्ठता थी, उसको सिद्ध कर दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरे यूपी, यानी ईस्टर्न यूपी का बहुत बड़ा पार्ट, और यहाँ तक उन्होंने राजा बना दिया। सोचो, देखो, यहाँ पहुंचे वो प्लासी के युद्ध से, प्लासी के युद्ध के बाद में यहाँ पहुंच गए दिल्ली से यहाँ तक पूरे। शाह आलम हालांकि उस समय भगोड़े थे, क्योंकि उस समय अली बंधुओं ने यहाँ वो कर लिया था कब्जा, तो इनको भगा दिया था। 39 के लगभग वो भी हुआ था नादिर शाह का आक्रमण, आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें उस समय हुई। इसी बीच 1765 में क्लाइव दोबारा गवर्नर जनरल बन के आ गया। तो ये सारी हिस्ट्री हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसमें नवाब। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे ना, हम थोड़ा आगे चले गए थे, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। इसमें अगला टॉपिक है कंपनी। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, है ना। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। देखो, इसमें अंतर बताता हूं मैं आपको। आपको ये पता लग गया कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये नवाब्स बनाया नवाब से। नवाब का बिगड़ा हुआ रूप है नवाब, नवाब्स, आप जो भी प्रोनाउंस करें इसको। ये बोला किसके द्वारा जाता था, किसके लिए बोला जाता था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नवाब बोला जाता था ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो पीपल थे, वो बोलते थे यहां से, यानी बंगाल से जो लोग या जो अंग्रेज अधिकारी वापस ब्रिटेन लौटते थे, तो जब वो लौट के जाते थे तो वो बहुत ही वेल्दी होते थे। वेल्दी क्यों होते थे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ट्रेड की पूरी लड़ाई थी, ट्रेड इनको बहुत बेनिफिट देता था। आपको मैं एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा कि किस तरह से क्लाइव बहुत धनवान आदमी होकर लौटा था। तो वहाँ नवाब का बिगड़ा हुआ रूप था नवाब्स, यानी वहाँ की सोसाइटी के जो लोग थे, ब्रिटिश सोसाइटी के जो लोग थे, वो इनको चिढ़ाते थे, इनसे इनका मजाक उड़ाते थे इस नाम से, जो यहाँ से लोग जाते थे पैसा लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं कि पैसे किस हिसाब से लेके जाते थे। आपको एग्जांपल देता हूँ सिर्फ एक, रॉबर्ट क्लाइव जब शुरू में आया तो ये क्लर्क बन के आया था, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बन के आया था, और क्लर्क से ये फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी थी। इसने मद्रास में या चेन्नई प्रोविंस में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से जीत दिलाई। फ्रांसीसियों का एक वो था कैप्टन वॉटसन, उसके खिलाफ इन्होंने जीत दिलाई। और इसके अलावा इसने प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसको वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में अपना रीअपॉइंट किया था गवर्नर जनरल। यहाँ आने के बाद में इसने इतना पैसा कमाया, 4102 स्टर्लिंग डॉलर, पौंड, स्टर्लिंग पौंड्स। ये इतना पैसा होता था कि वहाँ के इस पैसे ने एक कॉमन आदमी, सर्विसमैन को बहुत एलीट ग्रुप में शामिल कर दिया था। हालांकि जब ये वहाँ गया तो 1772 में इसके खिलाफ मुकदमा चला था वहाँ ब्रिटेन में, कि इतनी जो वेल्थ है वो तुमने सस्पिशियस नियम से कमाई है या करप्शन से कमाई है। तो 1772 में हालांकि इसको एक्यूटेट कर दिया गया था, यानी इसको
छोड़ दिया गया था, यानी दोष मुक्त हो गया था ये, लेकिन फिर भी इसने 1774 में सुसाइड कर लिया था। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। फिर 1775 में वारेन हेस्टिंग्स आएगी। सब आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना। नवाब आपको बेसिकली समझना था, एग्जाम्पल की सहायता से मैंने बताया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बक्सर युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया। मीर कासिम, मीर जाफर, मीरन, दुर्लभ राय, सिजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और किस तरह से क्या इम्पैक्ट होंगे और आगे देखेंगे। फिर हम कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ इसमें आप कुछ लोकेट करना, जैसे उड़ीसा के बाद में बंगाल, बिहार में बक्सर के अलावा आप क्या इसमें करेंगे, दिल्ली की लोकेशन ढूंढना, उसको लोकेट करना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। इसके अलावा आप सी रूट देखना, कहाँ से कहाँ का, पुराने वाला रूट, स्वेज कैनाल से नहीं, केप ऑफ गुड होप से होते हुए सदर्न अटलांटिक ओशन से नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन होते हुए यूके तक का जो रूट है, ट्रेड रूट, वो आप लोकेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।